So, hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. We are following our complete economy series और हम लोग अभी देख रहे थे हमारा बैंकिंग सेक्टर एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द बैंकिंग सेक्टर और हमारा आज का टॉपिक है AIFI दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अक्सर लोग AIFI और NBFCs में कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने अपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि NBFCs क्या होते हैं, कितने सारे होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। आज हम डिटेल में ये जानेंगे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट वर सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये बात ध्यान में रखनी है कि इसे सेट कौन किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। ये कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं है। दीज आर सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग। इसका कोर जॉब क्या है? लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करना टू द की सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के की सेक्टर्स कौन कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इन सारों को लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है हमारी AIFI, दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। These institutions are owned and controlled by the government of India and operate at the national level। ये नेशनल लेवल पे ऑपरेट की जाती है। तो इंडिया में टोटल 5 AIFIs हैं। द फर्स्ट वन इज NABARD, second one National Housing Bank, third SIDBI, that is a Small Industrial Development Bank of India, fourth Exim Bank, Export Import Bank of India, और लास्ट और सबसे लेटेस्ट है हमारा NABFID, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो हम डिटेल में एक एक करके इन सारे AIFIs के फंक्शंस को जानेंगे, स्टार्टिंग विद द NABARD, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसका मेन एम है कि फाइनेंशियल और डेवलपमेंट सपोर्ट दे हम हमारे देश के जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, रूरल एरियाज है, उन सब जगह में जहां भी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है तो वो नाबार्ड के थ्रू ही होती है। इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज बाय प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है और रूरल लाइवलीहुड्स को भी प्रमोट करता है। तो ये काम कैसे करती है? आपको याद होगा कि हमने कोऑपरेटिव बैंक वाले वीडियो में देखा था कि कैसे किस तरीके से सारे पैक्स को और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को फंडिंग मिलती थी नाबार्ड से। तो नाबार्ड ऑपरेट्स एज अ डेवलपमेंट बैंक। दैट मीन्स कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है और बाकी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अराउंड काम कर रहे हैं। The bank has a wide range of financial products and services, include credit facilities, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाबार्ड बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आता है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये साथ ही साथ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रिलीज करते रहता है टाइम टू टाइम। द बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज कमर्शियल बैंक्स, RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हमने देखा था कि ये जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इन सारों को भी फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो इन फ्यूचर आगे फार्मर्स को वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सके जिनसे वो बीज खरीद सके, अपने खेत के लिए ट्रैक्टर खरीद सके और एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी उनको रिक्वायरमेंट्स हो वो सारा का सारा पूरा हो जाए। तो जैसा कि नाम ही है, दिस इज फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। और आप इसका एक बार ईयर याद रखिएगा, 1982 में स्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा प्री का ऑप्शंस घुमाया हुआ रहता है। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। It was created to provide financial support to the housing sector in India, promote home ownership and regulate housing finance companies। तो हाउसिंग बैंक का मेन एम ही होता है जितने भी होम ओनरशिप है, घर के लिए लोन जो होता है, उन सारों को लोन प्रोवाइड करने का मेन काम किसका होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक्स का। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द NHB इज टू प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू बैंक्स। अब जैसे कि अगर आपको लोन लेना है अपने घर के लिए तो आप जाएंगे SBI के पास, इलाहाबाद बैंक के पास। तो
उनको एसबीआई और इलाहाबाद बैंक को जो रीफाइनेंस करता है वो है ये इंस्टीट्यूशन, दैट इज की एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है बैंक को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनका मेन एम ही होता है घर बनाने के लिए फाइनेंस देना, होम लोन्स देना। तो उन होम लोन्स के पास क्रेडिट कहाँ से आता है, उनके पास जो पैसा आता है वो प्रोवाइड करती है एनएचबी थ्रू हर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। So refinancing refers to the process of providing loans to financial institutions so that they can then lend to individual or businesses. In the case of NHB, it provides refinancing specifically for the housing sector. सिर्फ और सिर्फ होम लोन के लिए ये सारे को रीफाइनेंस करता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसा मैंने अभी बताया, इसे आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये थर्ड नंबर पे आएगा क्योंकि हमें याद रखना है नबार्ड 82, उसके बाद एनएचबी 88, देन सिडबी 1990। तो कभी कभी ऐसा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकता है अरेंज करने के लिए। तो सिडबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 और इसे भी जस्ट लाइक एनएचबी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। और इसका मेन एम क्या है, जितने भी हमारे देश में एमएसएमईज है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन सारों को प्रमोट करना, उनके डेवलपमेंट में रोल अदा करना। The main objective of SEDBI is to provide financial and non-financial assistance to MSMEs। तो ये फाइनेंशियल तो देती ही है, साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है एमएसएमईज को, जो कि एक काफी क्रूशियल रोल अदा करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि एमएसएमईज एक बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। जितने भी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इसीलिए गवर्नमेंट कई बार बहुत सारे एमएसएमईज के साथ मिलकर भी काम करती है। और साथ ही साथ एमएसएमईज का रोल तो हम जानते ही कि हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में क्या है। तो उन एमएसएमईज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सिडबी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। और ये भी एक रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहला डायरेक्ट फाइनेंसिंग। तो हमने अभी जस्ट पीछे देखा था कि एनएचबी जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक, वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करती थी, वो रीफाइनेंसिंग करती थी। मतलब कि जो एक बार लोन ले लिया उस बैंक को ये लोन देती थी। बट सिडबी के केस में ऐसा नहीं है। सिडबी में क्या होता है, ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करती है, तरह तरह के लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज सारे एमएसएमईज को, जिसमें कि उनका वर्किंग कैपिटल लोन्स भी होता है। वर्किंग कैपिटल लोन्स का मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो लोन का जरूरत पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते हैं, इक्विपमेंट्स फाइनेंसिंग भी होती है, और किसी एक प्रोजेक्ट पे अगर पैसा चाहिए तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए भी पैसे प्रोवाइड करती है। तो ये तो था उसका फर्स्ट सर्विस, दैट इज डायरेक्ट फाइनेंसिंग। सेकंड आ जाता है ये रीफाइनेंसिंग भी करवाती है। लाइक जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर एमएसएमईज को कुछ लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें ये रीफाइनेंस भी करेगी। थर्ड आता है हमारा डेवलपमेंट सर्विसेज। इन एडिशन टू फाइनेंसिंग, सिडबी ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। एक तो हो गया कि आप पैसे देके मदद करें, और एक होता है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे आप कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं बट एमएसएमईज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवा रहे हैं, उनमें स्किल सेट इनहेंस कर रहे हैं, वहां के जितने भी उसके ओनर्स हैं उनकी, वहां की मैनेजिंग टीम की। तो ये जितने भी मार्केट से रिलेटेड डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गए, ये सब भी प्रोवाइड करती है सिडबी। फिर आता है हमारा वेंचर कैपिटल। सिडबी हैज आल्सो सेट अप अ सब्सिडियरी कॉल्ड सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। तो सिडबी ने अपना एक सब्सिडियरी भी बना रखा है, सेटअप किया है, जिसका नाम है एसवीसीएल, दैट इज सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। तो इस वेंचर कैपिटल का मेन पर्पस ही यही है कि जितने भी इनोवेटिव और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले एमएसएमईज होंगे, उन्हें ये वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू पैसे प्रोवाइड करेगी। और लास्ट है हमारा माइक्रो फाइनेंस। SIDBI has also promoted the development of microfinance institutions that provide credit and other financial services to low income households। जैसे कि बहुत सारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं छोटे बिजनेस ओनर्स को, जैसे कि कोई चाय वाले को, कोई ऐसा ट्रेडर हो, छोटा मोटा शॉप ओनर्स हो, उन सारों को बहुत सारे ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो सिडबी का ये काम भी है कि सिडबी उन सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करती है जो कि छोटे छोटे
स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके थ्रू भी रीफाइनेंसिंग करती है थ्रू ऑल द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये थी ओवरऑल सर्विसेज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, जो कि सेट भी प्रोवाइड करती है सारे एमएसएमईज को। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, जैसा कि नाम में ही है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये किसके लिए मेन बना है? एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1982 में हुआ था बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये भी बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल का मतलब पैसे के थ्रू जितने भी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं, अगर उन्हें कभी पैसे का जरूरत पड़ा, क्रेडिट लाइन का जरूरत पड़ा, तो वो एक्सिम बैंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ बहुत सारे एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कि सजेशंस देना, जैसे कि अभी कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ इंपोर्ट करना है, उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हो, वो सारे एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें कुछ प्री शिपमेंट होता है कॉस्ट और कुछ पोस्ट शिपमेंट कॉस्ट होता है। उन सारों के लिए पैसे प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट क्रेडिट देना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज देना, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कराना और लाइंस ऑफ क्रेडिट देना टू द फॉरेन गवर्नमेंट एंड एंटिटीज। ये सारे काम है एक्सिम बैंक के। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया जाए, तो लेट्स से अ स्मॉल इंडियन मैन्युफैक्चरर वांट टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। एक छोटा इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो चाहता है कि वो अपने गुड्स को फॉरेन कंट्री में भी बेचे, बट उसके पास एनफ फंड नहीं है कि वो अपने शिपमेंट को फाइनेंस कर सके। तो वो अप्रोच कर सकते हैं एक्सिम बैंक के पास फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अवेल ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस। मतलब शिपमेंट के पहले वाला जो फाइनेंस है, उसमें जो पैसे लग रहे हैं, उसके लिए ये एक्सिम बैंक के पास जा सकते हैं, which will provide them with the necessary funds to produce and ship the goods. सिमिलरली अगर कोई इंडियन इंपोर्टर है जिसे कि किसी कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करना है, तो वो भी एक्सिम बैंक के पास जा सकते हैं फॉर द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस टू पे फॉर द गुड्स आफ्टर दे हैव बीन रिसीव्ड, ताकि वो पोस्ट शिपमेंट में जो उनका खर्चा लगेगा, गुड्स का जो पैसा देना होगा, वो रिसीव करने के बाद वो पे कर सकें। तो बोथ प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ये एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करती है। In addition to these services, Exim Bank also provides advisory services to Indian exporters and importers. For example, they offer market intelligence reports कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट काउंसलिंग, एक्सपोर्ट कैसे करना है, ट्रेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ताकि जितने भी इंडियन बिजनेसेस हैं, अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और अपने इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो ये रोल तो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सिम बैंक का। अब लास्ट और लेटेस्ट आता है हमारा नैपफेड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये जैसा कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन रोल क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को फाइनेंस करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, अप्रैल 2021 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और ये इंडिया की 5th एआईएफआई बनती है। इसका मेन रोल है कि वैसे इंस्टीट्यूशंस को ये लॉन्ग टर्म लोन्स दे जिसका मेन एम है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ब्रिजेस के लिए, रोड्स के लिए। तो कंट्री के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं, उन सबको ये फाइनेंस करती है। तो नेफिड सर्व्स बोथ डेवलपमेंटल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो डेवलपमेंटल और फाइनेंस से रिलेटेड दोनों ऑब्जेक्टिव को ये सर्व करती है। क्रेडिट फ्लो भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास, वो भी उन्हें प्रोवाइड करती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन ले सकते हैं, इतने बड़े बड़े लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। सो इट प्लेज अ पिवटल रोल इन एडवांसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर by addressing financial gaps through innovatives like longer tenor loans, blended finance, and partial credit enhancement. तो नैपफिड का मेन फोकस किस पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट एआईएफआईज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है खत्म। और अब बारी आती है हमारी पीवाईक्यूज के, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बैंकिंग सेक्टर से,
और अगर उसमें कुछ एक दो टॉपिक ऐसे भी होंगे जो ऑफ द बुक्स है, उन सबको भी हम साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के साथ ही समझ लेंगे उसके सॉल्यूशंस के थ्रू। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।